मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, आज आपके सम्मुख जुडिशरी ऑफ स्विट्ज़रलैंड यानी स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड यूरोप में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जिसका प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक खूबसूरत देश है और जहाँ पर्यटकों का जो आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। तो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत देश है और साथ ही साथ इस खूबसूरती के साथ वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और वहाँ की नागरिक लोकतांत्रिक मानसिकता में ज़्यादा जीने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र वहाँ के लोगों के खून में रचा बसा है। वहाँ भी सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और वहाँ संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। और जैसा कि संघात्मक शासन व्यवस्था में देखा जाता है कि वहाँ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के संविधान निर्माताओं ने इस तरह की बात नहीं की। उनका विश्वास था कि ये जो स्विस परिसंघ है यानी स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय व्यवस्था है, उसमें वो व्यवस्थापिका को सर्वोच्च सत्ता सौंपना चाहते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ के लोग लोकतंत्र को अपने विश्वास के रूप में, अपने जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं और चूँकि व्यवस्थापिका में, विधायिका में जनता के प्रतिनिधिगण होते हैं, इसलिए उनकी सर्वोच्चता को वो स्थापित करना चाहते थे और इसीलिए वहाँ ऐसी व्यवस्था की गई संविधान निर्माताओं के द्वारा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों व्यवस्थापिका के नियंत्रण में रहे। हालांकि बाद में कार्यपालिका ने अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत की, लेकिन न्यायपालिका वो व्यवस्थापिका के अधीन ही रही। इस दृष्टि से हम देखें तो संघीय न्यायालय जैसे अमेरिका में न्यायालय है कि वो स्वतंत्र न्यायालय है और निष्पक्ष न्यायालय है, उस तरह की स्थिति स्विट्ज़रलैंड के न्यायालय की नहीं है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे कि इसका जो गठन होता है वो गठन किस प्रकार से होता है। तो स्विस संघीय व्यवस्थापिका अपने अधिवेशन में ही न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है 6 वर्ष के लिए। इसके जजों की संख्या कुल 38 होती है, जिसमें 26 जज तथा 12 उनके सहायक होते हैं या उन्हें हम वैकल्पिक जज भी कह सकते हैं। ये जो 38 जज होते हैं उसमें भी एक परंपरा बनी हुई है, एक परंपरा विकसित हुई है कि 24 पुरुष सदस्य होंगे और 14 महिलाएं होंगी। इसके साथ साथ एक और परंपरा वहाँ विकसित हुई है, क्योंकि वहाँ इटालियन भाषा बोलने वाले भी लोग हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले भी लोग हैं और जर्मन भाषा बोलने वाले भी लोग हैं। तो इस भाषा के आधार पर 23 जर्मन भाषी, 12 फ्रेंच भाषी और 3 इटालियन भाषी जजों की नियुक्ति होती है। इन जजों की उम्र सीमा
68 वर्ष, ऊपरी उम्र सीमा 68 वर्ष निर्धारित की गई है। वैसे 6 वर्ष का कार्यकाल या 68 वर्ष, इनमें से जो पूरा हो जाए उतनी तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। इन्हीं न्यायाधीशों में से एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा इन्हें दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। स्विस संघीय व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते। इसके चलते वहाँ न्यायाधीश लगभग अस्थायी जैसा हो गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि उसमें प्रतिनिधि सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो तथा संघीय परिषद या संघीय संसद का सदस्य न हो, न ही वह सरकार के किसी अधिकारी के पद पर हो। यहाँ यह ठीक है कि न्यायाधीशों के निर्वाचन में स्विस संविधान ऐसी व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसे विधि का ज्ञाता होना चाहिए। लेकिन ये व्यवहार में ये एक परंपरा भी वहाँ बन गई है कि उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित किया जाता है जो आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता या अनुभव रखते हों, विशेषज्ञता के साथ अनुभव रखते हों। इसका कार्यालय बाड प्रांत के लासेन नगर में है। ये ह्यूसलर का विचार है कि स्विस न्यायालयों का संगठन इस सुपरिचित धारणा पर आधारित है कि न्याय क्षेत्राधिकार के सुपरिचालन के लिए न केवल कानूनी बात की आवश्यकता है या कानूनी ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि तथ्यों को विवेकपूर्ण ढंग से समझने तथा उनका मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है। इन न्यायाधीशों को 53,000 फ्रैंक प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। अध्यक्ष को इसके अतिरिक्त 13,600 तथा उपाध्यक्ष को 2,400 फ्रैंक वार्षिक भत्ता मिलता है। वैकल्पिक न्यायाधीश को वेतन नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ उन्हीं दिनों का भत्ता मिलता है जिन दिनों में वे न्यायालयों में कार्यरत रहते हैं। न्यायाधीशों को 40 से 60% तक उनके वेतन का पेंशन देने की व्यवस्था है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 68 वर्ष है। कार्य की दृष्टि से फेडरल ट्रिब्यूनल अर्थात संघीय न्यायालय को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम, संवैधानिक कानून से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए। दूसरे, ऋण और दिवालिया से संबंधित तथा शेष 2 दीवानी मामलों पर विचार करती है। इससे ट्रिब्यूनल को 2 वर्षों के लिए नियुक्त करता है। फौजदारी मामलों के लिए न्यायालय 4 भागों में बटा हुआ है: फौजदारी, संघीय दंड विभाग, चैम्बर ऑफ कंप्लेंट्स तथा संवैधानिक विभाग, कोर्ट ऑफ सेसेशन। समय समय पर फौजदारी विभाग भ्रमणशील न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। क्षेत्राधिकार। संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 प्रकार का है: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को भी 4 भागों में बांटा जाता है। पहला, दीवानी क्षेत्राधिकार, सिविल ज्यूरिस्डिक्शन। दीवानी न्यायालय के रूप में संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार काफ़ी व्यापक है। यह संघ और कैंटनों के बीच विवाद, विभिन्न कैंटनों के बीच
पारस्परिक विवाद, संघ और किसी निगम, कंपनी या साधारण नागरिक के बीच उत्पन्न विवाद को यदि वह 4000 फ्रैंक से कम न हो तो वह सुन सकता है। वाणिज्य कानून, कॉपीराइट और औद्योगिक आविष्कारों से संबंधित कुछ विवादों को भी सुनने का अधिकार न्यायालय को है। फौजदारी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट, फौजदारी क्षेत्राधिकार। संविधान की धारा 112 में इस क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार निम्न विवादों को न्यायालय सुन सकता है। पहला, संघ के विरुद्ध राजद्रोह अथवा संघीय सत्ताओं के विरुद्ध विद्रोह या हिंसा से संबंधित विवाद। दूसरा, राजनीतिक अपराध के ऐसे प्रकरण जिसके लिए संघीय सेना की जरूरत पड़ गई हो। तीसरा, संघीय उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए फौजदारी अभियोग। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध दोष। पांचवा, संवैधानिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत न्यायालय संघ और कैंटनों के मध्य विवाद, कैंटनों के पारस्परिक संवैधानिक विवाद तथा संघ एवं कैंटनों के संविधानों तथा कैंटनों की संधियों और समझौतों के अनुसार नागरिकों को दिए गए अधिकारों के अतिक्रमण संबंधी विवादों को सुनती है। संघीय न्यायालय का संवैधानिक कार्यक्षेत्र काफ़ी सीमित है। उसे संघीय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति इस क्षेत्र में शक्तिशाली है। उसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने भी इस शक्ति को विकसित कर लिया है। यह प्रांतीय सरकारों के कानूनों या आदेशों को अवैध घोषित कर सकती है। स्विट्जरलैंड में न्यायिक श्रेष्ठता को स्थापित नहीं किया गया है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है कि फेडरल प्रशासनिक अभियोगों, सरकारी कर्मचारियों के वैधानिक क्षमता संबंधी विवादों तथा कुछ अन्य प्रशासनिक विवादों पर विचार कर न्यायालय अपना निर्णय देता है। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय न्यायालय के रूप में फेडरल ट्रिब्यूनल का कार्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। स्विट्जरलैंड में अधिकांश मामलों का निपटारा कैंटनों के उच्च न्यायालयों में ही हो जाता है। ऐसे अवसर काफ़ी कम आते हैं कि किसी मामले पर फेडरल ट्रिब्यूनल तक अपील की जाए। फिर भी निम्न मामलों में ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है, जैसे पहला 10,000 फ्रैंक या उससे अधिक धनराशि के मामले। दूसरा, कैंटनों के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील में यह आवश्यक है कि इस प्रकार की अपीलें कैंटनों के न्यायालयों के निर्णयों के 30 दिन के भीतर फेडरल ट्रिब्यूनल के पास भेज दी जाए। इस प्रकार स्विट्जरलैंड संघीय न्यायालय की सर्वोच्चता का सिद्धांत स्विट्जरलैंड में लागू नहीं किया गया है। इसे सच्चे अर्थों में सर्वोच्च न्यायालय कहा नहीं जा सकता। यह पूर्णतः संघीय व्यवस्थापिका के अधीन, यह वहाँ की विधायिका के अधीन कार्यरत एक संगठन है जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यदि संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के बीच कार्यक्षेत्र का विवाद पैदा होता है तो संघीय सभा उसका निपटारा करती है। स्विट्जरलैंड और अमेरिकी न्यायालय में एक अंतर यह भी है कि अमेरिकी न्यायालय के नीचे संघीय न्यायालय है, जबकि स्विस संघीय न्यायालय के नीचे कोई न्यायालय नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायालय को स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका नहीं कहा जा सकता है। हैंस ह्यूबर का कथन से हम सहमत हो सकते हैं कि स्विस लोग सामूहिक रूप से लोकतंत्र को और सार्वजनिक इच्छापूर्ति को संवैधानिकता से ऊपर मानते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया है कि स्विट्जरलैंड के लोग
लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखते हैं, लोकतांत्रिक आचरण को सबसे ऊपर रखते हैं और स्विट्ज़रलैंड की यही सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।